वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लेट होने के लिए आज बहुत लेट आ रहे हैं आप यार। नहाने में बहुत लेट हो गया मुझे। महावीर लिख रहे हैं, सर शादी करना जरूरी है क्या? क्या हर एक पर्सन को शादी करनी चाहिए? परमजीत, संकल्प, यासीन खान, गजेंद्र, प्रशांत, संकल्प, महावीर, प्रताप, जितेंद्र, फ्रेश एंड कूल। थैंक यू जितेंद्र। महावीर प्रताप ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? शादी जरूरी है क्या एंड ऑल? जो भी हो, थैंक यू। पुष्पेंद्र, वेद प्रकाश, सर्वेश, सारे लोग आ गए हैं। नाम सबका पढ़ना संभव नहीं है। प्रद्युम्न कुमार, डेंसिटी स्ट्रैटिफिकेशन बताइए। दीपक कुमार, फुल स्क्रीन में वीडियो क्यों नहीं चल रहा है? रचना लिख रही है, शादियों का माहौल चल रहा है, डाइवर्ट मत हो बच्चों, मारे जाओगे। ऑफलाइन क्लास में इसी तरह का कोई स्टूडेंट प्रश्न पूछता था, फिर उस पर 2-4 लोग कुछ बोलते थे और कुछ 5-10 मिनट हमने ऑब्वियसली टिप्पणी करेंगे ही। तो इसमें 15 मिनट तो निकलता ही है समय, और 15 मिनट समय निकल गया तो कुछ बच्चे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। और तुम देखोगे बाहर में लोग मेरा क्रिटिसिज्म करते हैं इस बात के लिए कि क्लास में 2 घंटे क्लास में, 2.5 घंटे क्लास में, आधा घंटा तो गायब है। कोई और बदमाश लड़का रहता है तो कह देता है कि 1.5 घंटा पढ़ाएगा, 1 घंटा गायब है। तो लोगों का मुंह बंद नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं है। आलोचना करने की एक संस्कृति पनप गई है हमारे देश में। हिंदी माध्यम बेल्ट में बहुत ज़्यादा है आलोचना करने का एक परंपरा, हर चीज़ के लिए कटुता, पता नहीं क्यों है। चलो ओके। ज्ञानेंद्र, आप क्या लिख रहे हो? ऊपर राइट साइड में ऑप्शन है फुल स्क्रीन करने का। यासीन, स्मार्ट लुक सर, समटाइम्स वी डोंट फील एज गैप बिटवीन अस। ओह थैंक यू यासीन। एज इज मेयरली नंबर्स। एज क्या होता है? मेंटल कंस्ट्रक्ट है। एक एग्जाम्पल दें, अगर सुन पाओ तो तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि मिलिंद सोमन, अल्ट्रामैन, मिलिंद सोमन का एज वैसे 55 है अगर नंबर्स में देखोगे तो, लेकिन जो व्यक्ति 50 किलोमीटर माउंटेन पे रनिंग कर सकता है, जो इंग्लिश चैनल को तैर सकता है,
जो 2 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर जहाँ पानी का है उसमें 8 घंटा तैर सकता है। तुम कल्पना करो कि उसको कैसे कह सकते हो कि 55 का है। खाली पैर गर्म सी बीच पे दौड़ सकता है, अल्ट्रामैन है वो। और उसका जो मेटाबॉलिक एज है, एज इज नॉट नंबर्स, समझ गया ना। मान लो कोई आदमी 100 साल में मरेगा और कोई व्यक्ति 65 में मरने वाला है। अब दोनों की उम्र मान लो 20-20 है, तो 100 साल वाले का उम्र कितना बचा हुआ है। तुमको एक हम समझा ही देते हैं कि एज सिर्फ एक नंबर होता है और एज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे यहाँ जो ब्लैक ह्यूमर है ना, एक दूसरे के एज के ऊपर में कमेंट करके ही लोग हंसते हैं। बुढ़ाऊ किसी को बोलना, किसी को गंजा बोलना, ये सब बहुत है। मतलब भारत के सिविलाइजेशन में कम से कम ये गैंजेलिक प्लेन्स में तो, उत्तरी भारत में तो बहुत बुरा हाल है इन चीज़ों को लेकर के। गांव में बुजुर्ग लोगों का अपमान करना, स्त्रियों को बोलना कि तेरी उम्र तो अब हो गई, तू अब क्या कर रही है, तू अभी भी बच्चे पैदा कर रही है। बहुत अजीब हाल है यार हमारे यहाँ। एक दूसरे पे कितना हम लोग क्या बोलते हैं ये समझ में नहीं आता है। मान लो कि एक व्यक्ति है, उसकी एज है 35, दूसरे की एज है 35, 2 व्यक्ति है ए और बी। जो 35 है, मान लो कि इसका ये 100 ईयर्स तक ये जिंदा रहने वाला है, और ये मान लो इसको 60 साल में ही हार्ट अटैक आने वाला है, 60 से 65 में मरने वाला है। ये हेल्दी है, हेल्थ फ्रीक है, ये अपना गुलाब जामुन दारू पी रहा है, चखना खा रहा है। 2 लोग हैं, तो ये 60 या 67 मान लो, 65 मान लेते हैं तुम्हारे, ज़्यादा ही अगर कम लग रहा हो तो। लेकिन 60-65 में 100 बहुत लोग मर जाते हैं। अब देखो, तुम इसको कैसे कह सकते हो कि 35 का है और ये भी 35 का है। क्या दोनों का एज नंबर्स में देखोगे तो एज वही है, लेकिन अगर लाइफ साइकिल को देखोगे तो ये इससे कितना यंग है। इसकी तुलना में इसको 25 साल जीना है, इसको अभी 65 साल जीना है, तो ये सिर्फ 25 साल जिएगा, ये 65 साल जिएगा। यानी इसमें 40 साल ज़्यादा ये जी रहा है। तो 35 में इसको तुम पीछे ले जाओगे तो 35 में ये लगभग 20 साल के आदमी की तरह है ना। ये 35 में 20 साल के आदमी की तरह है। तुम इसको अगर 80 भी कर दोगे तब भी ये व्यक्ति 20 साल का आदमी है 35 साल की उम्र में। और देखो, एक और इक्वेशन आता है कि मेटाबॉलिक एज क्या होता है। एज 2 प्रकार का होता है। एज होता है एक जो आप देखते हो, जो आप समझते हो, वो है नंबर्स। दूसरा है मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज क्या है? तो मेटाबॉलिक एज है कि मिलिंद सुमन का एग्जाम्पल हमने लिया, अक्षय कुमार का लिया, विराट कोहली का लिया। इस तरह से जो हेल्थ फ्रीक और पावरफुल लोग हैं, पूरा डेफिनेशन बदल गया है। पहले मान लो धर्मेंद्र भी पावरफुल था, लेकिन दारू पी करके देखो, हालांकि बहुत एक्सरसाइज करता था लेकिन दारू पीता था, तो 85 की एज में थोड़ा सा हिला हुआ। कल ही उनका जन्मदिन था, मेरे फेवरेट हीरो है। तो उनमें जो जेनेटिकली पोटेंशियल था, अगर वो दारू नहीं पी रहे होते तो कम से कम 100 साल आराम से जीते। तो अब देखो कि मेटाबॉलिक एज क्या है। मिलिंद सुमन का 55 एज है। तुम अपने गांव में किसी 55 इयर्स के इंसान को उठा लो, तो ये इंसान को देखोगे तो इसका बाल उड़ा हुआ, शरीर चेहरा झूल गया, झुर्रियां पड़ रही है। इसका तुम फेस देखोगे तो ग्लो है, चमकता है, स्किन टाइट है। और अगर अपने हेयर सारा हेयर है इसके पूरे बॉडी, उसमें अगर तुम ये थोड़ा सा हेयर कलर अगर कर लेगा तो ये 35 का दिखेगा, 32 का दिखेगा। ये इसका मेटाबॉलिक एज और किसी भी 32 ईयर के व्यक्ति से ज़्यादा पावरफुल है। मिलिंद सुमन को तो लोग कहते हैं 22-25, एकदम यंग कॉल्ट है। तो आप देखोगे क्या होता है। ये सब हेल्थ और न्यूट्रिशन को समझो,
गुड जॉब फॉर यस्टरडे. व्हाट वाज दैट गुड जॉब? आर्ट ऑफ द देखने में बुकिश ज्ञान से नौकरी लग सकती है, जिंदगी नहीं कटती है. बहुत सुंदर लाइन. बुकिश ज्ञान से नौकरी लग सकती है. मेरे क्लास में कुछ गंवार तो आ ही जाते हैं ना. हर क्लास में आ जाते हैं. 5% ही आते हैं, लेकिन आते हैं. लेकिन जो 5% लोग जो क्रिटिक होते हैं, जो आलोचना करते हैं, ये बहुत वोकल होते हैं. ये चौराहे पे जाकर के आलोचना करते हैं. लेकिन प्रेम होता है ना, सम्मान, प्रेम, ये जो भावना होती है, ये मन के अंदर का विषय होता है. तो जो लोग प्रेम और सम्मान करते हैं, मुझे खास करके, या जिनको रियलाइज़ होता है कि यहाँ से मुझे कुछ अच्छा मिला, मैंने ज्योग्राफी किताब से हट कर के बहुत कुछ सीखी, जिनका यह आत्मबोध होता है, वो उसको अपने अंदर रखे रह जाते हैं. वो कभी शेयर नहीं करते हैं. उसका कारण ये है कि आप किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा फीलिंग है आपको, तो उसको आप अपने अंदर में ही रख लेते हो. हालांकि थोड़ा तो 5% लोग भारी पड़ जाते हैं कई बार 95% लोगों के ऊपर में. चलो ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं. मेटाबॉलिक एज, और ये एज तो हो ही गया. तुमको इस सेक्टर में आना है. अगर इस सेक्टर में आना है तो सबसे पहले तो अल्कोहल से दूर रहना है. अल्कोहल के चक्कर में पड़ गए तब तो आप गए. शुगर से दूर रहना है. मैदा दूर रहना है. और किसी भी तरह का रिफाइंड ऑयल हो, कोई भी हो, कितना भी ड्रामा हो उसमें, कितना भी महंगा हो, इससे दूर रहना है आपको. ये आपको लाइफ देगा. और नॉनवेज से दूर रहना है. नॉनवेज से दूर रहना है. लंबा जीना है तो. विराट कोहली वेगान बन गया. तुम किसी को फॉलो करो, शिल्पा शेट्टी, मंदिरा बेदी, जितने भी रोल मॉडल हैं, मिलिंद सोमन, अक्षय कुमार, ये नॉनवेज के नाम पे वीक में 1 या 2 बार इतना छोटा सा फिश का टुकड़ा लेते हैं, या 2-3 पीस चिकन लेते हैं. हम लोग की तरह नहीं कि पूरा 1 किलो चिकन मसालेदार चावल में मिला करके एकदम खा लिए. चलो, हो गई बात आपसे हमारी आज की. जियोमॉर्फोलॉजी में चलते हैं और इसमें देखते हैं अपना टॉपिक. हम लोग कहाँ थे? अर्थ इंटीरियर में थे. अर्थ इंटीरियर, अंतस्थ की संरचना में थे. और हमने आप लोगों को भूकंपीय तरंगों पर शायद बताना शुरू किया था ना. मुझे बताओ कहाँ पे मैंने छोड़ा था, कुछ लिख करके भेजो. ईस्ट के लोग थोड़ा सा राइस खाते हैं. राइस को स्टिक से खाते हैं. मैंने कॉमेडी टॉक्स करके एक बार जीएस बच्चों से बात किया था, उसको डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, देखो उसको. उसमें जापान के लोगों की ही बात की गई थी कि सबसे ज़्यादा लंबी उम्र तक क्यों रहते हैं वो जीवित. सब कुछ कच्चा खाते हैं वो. वेजिटेबल्स उनका मेन डाइट ही उनका वेजिटेबल है. यहाँ तक कि दूध भी वो सोयाबीन से निकाल के पीते हैं, गाय का दूध नहीं पीते हैं. एनिमल प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छा नहीं है हमारे लिए. एनिमल प्रोडक्ट्स को प्रणाम कर लो. मुर्गा, मीट, मांस, दूध थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन किसको खाएं? क्वेश्चन आ गया तो हम बता ही देते हैं कि आप
कोकोनट ऑयल को यूज़ करो, कच्चा अपने सामने निकलवा करके, या फिर ओलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा महंगा आता है, अच्छे ब्रांड का मिलेगा भी नहीं आपको। और सबसे अच्छा है सरसों का तेल, और सरसों में भी जो राई होता है ना, छोटा काला वाला, उसका जो तेल है वो बहुत अच्छा तेल है, उसको यूज़ करो, गांव में उपलब्ध है। बस कहाँ तक लिखवाया था? PNS वेव में डिफरेंस बताया था। ओके डन, समझ गया। PNS वेव में डिफरेंस बताया था। अब लिखो इंटरमीडिएट वेव्स। इंटरमीडिएट वेव्स क्या है? इंटरमीडिएट वेव्स क्या है? इंटरमीडिएट वेव्स में आपको देखना है कि सबसे पहले हमारा था P वेव, लेकिन उसमें PA स्टार और PG वेव ऐड करो। फिर हमारा था S वेव, अब इसमें ऐड करना है S स्टार और SG वेव ऐड करना है। तो ये जो वेव है इसी को हम लोग इंटरमीडिएट वेव कहते हैं। क्या है अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखो P की गति होगी 11 किलोमीटर पर सेकेंड, तो P स्टार की होती है 9 और PG वेव की गति होगी 7। S वेव की हमने आपको 5 बताई थी। S स्टार होगा 3.5 और SG होगा 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको ये याद रखना है। इस चार्ट को बनाइए और अब P और S वेव को समझने का प्रयास करिए। देखो सबसे पहले क्या करना है कि बिल्कुल बेसिक पे लेकर के जाते हैं आपको। बहुत अच्छा रहेगा बेसिक से सीखना। ये मान लो हमारी पृथ्वी है, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुई है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। फोकस क्या है? केंद्र। भूकंप का उत्पत्ति केंद्र को हम लोग उत्पत्ति केंद्र को फोकस कहते हैं। अब फोकस से दो तरह की तरंगें निकलती है, P और S, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया। तो यहां से देखो P और S कैसे निकलेगी। जो वेव तरंग गति की दिशा के समानांतर चले, जैसे तरंग गति की दिशा ये है, ये जो हम डायरेक्शन, यहां से अगर तरंगे निकलेगी तो उसकी वो तरंगें तो चारों तरफ फैलेंगी। अब चारों तरफ फैलेंगी तो जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वही तरंग की दिशा होगी। तो ये तरंग की दिशा है, एरो के द्वारा मैंने दिखा दिया। अब जो तरंग इस तरंग के दिशा के समानांतर ही चल रही है, समानांतर चल रही है, इस तरंग दिशा के, कौन सा कलर ले लें, इसके जो समानांतर चल रही है, देखो ये जो समानांतर चल रही है, जो समानांतर चल रही है, ये समानांतर चलने वाली जो तरंग है यही P वेव्स है। जो येलो लाइन शो कर रहा है ये P वेव्स है।
ये सारा पी वेव्स है, यहां भी ये पी वेव्स है। अब देखो पी वेव्स तो आपने देख लिया, तरंग गति के दिशा के समानांतर चलती है, गति ज़्यादा होती है तो फोकस में सबसे पहले उत्पन्न होगी और सबसे पहले पृथ्वी के सतह पर ये पहुंच जाएगी। अब देखना है कि इस वेव क्या है, तो इस वेव तरंग गति के दिशा के लंबवत चलती है। लंबवत चलती है यानी इसको काट देगी, ऐसे ये लंबवत काटेगी, इसको सबको ऐसे लंबवत काटेगी। यानी ये जो एस वेव है ना, ये रिंग की तरह है, इस तरह से रिंग नुमा संरचना है इसकी। ये इस तरह से रिंग की तरह निकलता है, ये इस तरह से इस तरंगे निकलेंगी। अब आप देखो कि एपिसेंटर क्या है। एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर है द मिनिमम टाइम लैग, यानी वह न्यूनतम समयांतराल जो कि P और इस वेव के मध्य है। एपिसेंटर होता है वह बिंदु जहां पर सबसे जल्दी P और S वेव्स आती है, और या P और S वेव के बीच जो मध्यकाल में जो विराम काल होता है वो सबसे न्यूनतम होगा, उसी को एपिसेंटर कहते हैं। तो एपिसेंटर कहाँ बनेगा? एपिसेंटर यहां बनेगा, ये होगा हमारा एपिसेंटर, ये हमारा एपिसेंटर हो गया। अब एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर की परिभाषा और क्या हो सकती है? ये तो हमने बताया कि मेजरमेंट कैसे करेंगे। P और S वेव में जहां मिनिमम समयांतराल हो वो एपिसेंटर बन जाता है। फिर क्या है एपिसेंटर? वर्टिकल लंबवत एवं न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी फ्रॉम द फोकस, केंद्र से लंबवत एवं न्यूनतम दूरी पर एपिसेंटर होता है। तो न्यूनतम दूरी कहां है? यही है, लंबवत भी है, न्यूनतम, देखो इसको, न्यूनतम और लंबवत दूरी है, तो यही हमारा एपिसेंटर होगा। एपिसेंटर का मतलब हुआ अधिकेंद्र, ये अधिकेंद्र है। अब अधिकेंद्र फोकस से तो दो तरंगे निकली, P और S। अब अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर से भी दो तरंगे निकलेगी, एक होगा P की तरह, दूसरा होगा S की तरह। जो P की तरह है उसका नाम है रेले वेव्स, और S की तरह जो निकलेगा उसका नाम है लव वेव्स। इससे आपको याद रहेगा। और रेले वेव्स, दो प्रकार की तरंगें निकलेंगी, रेले वेव्स और लव वेव्स। यहां देखो ये एपिसेंटर है, तो अगर हम एपिसेंटर में जाएंगे तो एपिसेंटर से दो प्रकार की तरंगे निकल रही है। यहां से एपिसेंटर से एक तो ऐसे निकलेगी सरफेसियल वेव, इसको सरफेस वेव भी कहते हैं, सरफेस वेव है ना ये।
और दूसरा फिर यहां पर भी इस तरह से रिंग जैसा निकलेगा, एस वेव की तरह निकलेगा, सरफेस से भी रिंग की तरह निकलेगा, वैसे भी स्प्रेड करेगा। तो ये तो पी की तरह हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा रेले, ये रेले वेव हो गया। ये जो रिंग निकल रहा है इसको हम लोग बोलेंगे लव वेव, ये लव वेव है। ओके, ऐसा करते हैं ना, एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से समझो, शायद आपके समझ में बेहतर आने लगेगा। देखो क्या करना है कि एक लोहे का पाइप लेना है और लोहे के पाइप को हिट करो, बैंग करो, तो तुम्हारे पास साउंड पहले आया, उसके बाद में लोहा वाइब्रेट करते रहता है, तो जो साउंड पहले आया ये तुम्हारा पी वेव है। और जो लोहा में वाइब्रेशंस तो बाद में फील कर रहे हो, जो उसको हिला रहा है, जिसमें ऐसे ऐसे जिगजैग मूवमेंट है, लोहे की जो लंबाई है, लेंथ है, उसके जो परपेंडिकुलर जो काम कर रहा है, जो ऐसे ऐसे करते हुए आ रहा है, वो क्या है, वो एस वेव है। तो लोहे के पाइप से बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए। दूसरा उदाहरण एक पॉन्ड का ले सकते हो कि गांव में आप पॉन्ड में, तालाब में वो पत्थर ऐसे मारे होगे, तो जहाँ पे पत्थर से हिट करते हो उस पत्थर का जो पॉइंट होगा, मान लो ये है तुम्हारी तालाब, तुमने पत्थर मारा बीच में, तो पत्थर जहाँ से मारे हो वहाँ से चारों तरफ वेव्स निकलने लगेगा। ये जो वेव्स निकल रहा है ना, ये सब पी वेव है। लेकिन आप देखोगे कुछ ही सेकंड्स के बाद अंदर से रिंग डेवलप होना शुरू हो गया है और ये रिंग धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया है। तो ये जो रिंग फैल रहा है ये है आपका एस वेव, और जो ये पहले वेव निकला था ये है तुम्हारा पी वेव। पी और एस वेव दोनों अलग होता है। तो भूकंप में भी पी और एस वेव ओरिजिनेट होता है। अब क्या है कि पृथ्वी के अंदर में मान लो चट्टान टूट गई, या चट्टान में टकराव हो गया, या ज्वालामुखी थ्रस्ट क्रिएट किया, कुछ भी बहुत सारा कारण हो सकता है, फॉल्टिंग हो गया, फ्रैक्चरिंग हो गया, उस दशा में वहां पर प्रेशर जो होता है ना वो रिलीज हो जाता है। उसी तरह से जैसे झूले को तुम खींच के रखो, तो झूले को खींच के रखे हुए हो तो स्थैतिक ऊर्जा है उसमें, और उसको छोड़ दोगे तुम तो प्रेशर रिलीज हो गया, झूला स्विंग करने लगता है ना। तो कैसे तुम स्थैतिक ऊर्जा कैसे गतिकीय ऊर्जा में परिणत हो जाती है, उसी तरह से पृथ्वी के अंदर में चट्टाने हैं, ये विषय हम बाद में बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। चट्टाने हैं वो खिंचाव, भार के कारण खिंचाव की दशा में है, या ज्वालामुखी के फोर्स के कारण वो गर्म होकर के पिघलती हुई अर्ध पिघली दशा में वो टूटने वाली है रबर की तरह। लेकिन जब टूट जाती है ना तो वही झूला कैसे स्विंग लेता है, झटका आता है, वैसे ही झटका आता है, शॉक्स आता है, शॉक वेव्स होता है। प्रघाती तरंग कल मैंने आपको लिखाया था। तो जब अचानक से प्रघाती तरंग आएगा तो उसी तरह से जैसे लोहा पे मैंने कहा बैंग मारो तो कैसे साउंड आता है, अर्थक्वेक में भी साउंड आता है। अर्थक्वेक भी आएगा तब भी साउंड क्रिएट होगा, और साउंड आप कान लगाओगे पृथ्वी में तब साउंड आपको सुनाई पड़ेगा। साउंड पहले आएगा, उसी से पक्षी, कुत्ता, ये सब भागना शुरू कर देता है। और बाद में हम लोग तो इंसान है तो साउंड सुन नहीं पाते हैं हम लोग को बाद में वाइब्रेशन समझ में आता है। तो सबसे पहले पी वेव आता है और पी वेव के कुछ अंतराल के बाद एस वेव आता है। हम लोग जो फील करते हैं वो मोस्टली 90% केसेस में हम लोग एस वेव को फील करते हैं। जो आपका बर्तन हिला देता है किचन में या पंखा झूलने लगता है, वो सब एस वेव होता है। तो पी और एस के अंतर को समझने का कोशिश करो, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग वेव है। अब अगर पी और एस वेव समझ गए हो तो एक और चीज समझा सकते हैं आपको कि भाई ईपी सेंटर पे अगर आप जाओगे तो ये जो पी वेव ऊपर पहुंचा तो पी भी तो इधर भागेगा, और जो एस वेव रिंग बनाते हुए आया ऊपर भी फिर रिंग बना करके भागेगा। तो ऊपर में जो रेले वेव है ये पी की तरह है और ये वीक होता है, ये कंपन उत्पन्न करेगा, ये विनाशकारी नहीं होता है। लेकिन लव वेव होता है जैसा कि आप सब जानते हैं कि लव वेव कैसा होता है। तो ये लव वेव होता है, विनाशकारी होता है। महावीर पूछा था प्रश्न, इसलिए पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए बस, कि लव वेव क्या होता है, विनाशकारी। भगवान बचाए। दूसरा ये क्या होता है, ये क्रिएट करेगा दोलन बोला है, धड़कन नहीं।
ये ऑसिलेशन क्रिएट करता है, ऑसिलेशन क्रिएट करता है, और इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी संरचनाएं गिर जाती हैं। 6 फीट 2 इंच का आदमी भी गिर जाता है। बड़ी बड़ी संरचनाएं का मतलब है कि जापान का जो ब्रिज है, जो हाईवेज बने होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेलीकम्युनिकेशन या व्हाटएवर जो भी पोर्ट बने होते हैं, वो सब सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग होता है लव वेव। क्यों लव वेव डिवास्टेटिंग होता है? क्योंकि इसमें टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, जैसे स्विंग कराता है ये। तो मान लो पृथ्वी में लव वेव आया है, तो लव वेव क्या करेगा, इल वेव आया है, सतही तरंग आया है, डिवास्टेटिंग है ये, तो क्या करेगा वो कि पृथ्वी के क्रस्ट को भी ऊपर नीचे ऐसे कराता है। अब उसमें मान लो पिलर गड़ा हुआ, तो पिलर भी तो ऊपर और नीचे गया, तो पिलर फिर कोलैप्स कर जाता है। याद रखना है इसको कि विनाशकारी, दोलनकारी, टू एंड फ्रो मोशन, ये सारा इस वेव का लक्षण है। पी वेव और एस वेव में डिफरेंस तो कल मैंने बता ही दिया था। अच्छा, हाँ, चलो ओके। कितने लोग समझ गए ये पूरा जो अर्थक्वेक के वेव का क्लासिफिकेशन है, उसका ओरिजिन है, अधिकेंद्र क्या है, फोकस क्या है, भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, उसका एक मॉडल आपको मैंने, सामान्य मॉडल मैंने आपको दर्शाया है। अब हम लोग इसी में जो पीछे था उसमें चलते हैं, इसमें चलते हैं। अब ये इस मॉडल में आप देखोगे तो मुझे बस ये बताओ कि क्या अगर मान लो इस पॉइंट से हम देखें तो पी वेव सबसे पहले निकल करके आई, उसके बाद एक समयांतराल होगा, उसके बाद एस वेव आएगी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि बीच में जो एनर्जी पार्टिकल्स मोशन में होता है, वो एनर्जी पार्टिकल्स का मोशन तो नहीं रुकेगा। तो पी वेव अगर 11 किलोमीटर के रफ्तार से भागी है, तो पी जैसा ही यहां पर उससे लेकिन कमजोर पी जैसा एक और वेव पीछे से आता है, वो है पी स्टार। और फिर उसके पीछे से एक और वेव आता है जो उससे भी क्षीण है, वो आता है पीजी वेव। यानी पी में भी सीरीज है। अब पी स्टार पीजी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट वेव कहेंगे। इसके बाद फिर यहां से एस वेव आ रहा है, ये देखो एस वेव आ रहा है ना, तो ये एस वेव होगा। अब एस वेव आ रहा है, एस निकल गया, तो एस के बाद फिर उससे कमजोर एक वेव ऐसे ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एस स्टार। और फिर उससे भी एक कमजोर वेव आएगा। इसी तरह से मोशन वही रहेगा, वेव के प्रोपगेशन का मोशन और डायरेक्शन लगभग इसी तरह से रहेगा। वेलोसिटी में अंतर है, तो ये होगा एस जी वेव। यानी कि पी वेव शॉर्ट किया, फिर एस वेव आएगा, तो पी और एस के बीच में पी स्टार पीजी वेव आएगा, उसको इंटरमीडिएट वेव कह रहे हैं, क्योंकि एनर्जी पार्टिकल से मोशन तो जारी रहेगा। अब उसके बाद एस जब निकल गया, तो उसके पीछे से फिर छोटी कमजोर वेव्स, तरंगें फिर प्राप्त होती है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एस स्टार और ईपी सेंटर क्या है वो लिख नहीं पाए, तो आप उसको, ईपी सेंटर क्या है, द वर्टिकल, जो फोकस से वर्टिकल और मिनिमम दूरी है, लंबवत और न्यूनतम दूरी है, वो ईपी सेंटर है। अब तुमको एक चीज और समझा देते हैं कि मान लो कि तालाब वाला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, यहां पर हमने पत्थर फेंका, तो पत्थर जहां फेंकते हैं वहां पर रिंग बनता है, वहीं से रिंग निकलता है। अब देखोगे ध्यान से, तो ये रिंग जैसे जैसे आगे की ओर फैलता है, वैसे वैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाता है। यानी ईपी सेंटर पर इस वेव सबसे अधिक विकसित नहीं है, ईपी सेंटर से थोड़ी दूरी पर ये इस वेव विकसित होता है। तो अगर इस वेव थोड़ी दूरी पर विकसित हो रहा है, तो इसका सिर्फ एक अर्थ है कि डिवास्टेशन सबसे अधिक ईपी सेंटर पर नहीं होगा, बल्कि ईपी सेंटर से दूरी के साथ होगा।
समझ में आया? इपी सेंटर पर मैक्सिमम डिवास्टेशन नहीं होता है। सुनामी में भी जहां सुनामी का एपी सेंटर होता है वहां पर डिवास्टेशन नहीं होता है, उससे डिस्टेंस के साथ होता है। तालाब वाला एग्जांपल याद रखना कि तालाब के अंदर में जहां पर आपने पत्थर मारा है, जहां से रिंग निकलता है थोड़ी देर के बाद, तो रिंग पहले छोटा वेव, छोटा एम्पलीट्यूड का होता है, ऊंचाई का होता है, और वही वेव फिर आगे ट्रैवल करेगा तो विकसित होने लगता है, वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है वो। समझ गया? यानी कि अगर अर्थक्वेक कहीं आता है और अर्थक्वेक का जो ईपी सेंटर है, तो लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि ईपी सेंटर पर मैक्सिमम डिवास्टेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईपी सेंटर पर डिवास्टेशन नहीं होता है, ईपी सेंटर से थोड़ी दूरी पर होता है। मान लो कि श्रीनगर ईपी सेंटर है, तो डिवास्टेशन श्रीनगर में नहीं होगा। श्रीनगर से हो सकता है 100-150 किलोमीटर की दूरी पर मैक्सिमम डिवास्टेशन होने लगता है। याद रखना है इसको। मैक्सिमम डिवास्टेशन कहाँ होगा? ये है हमारा ईपी सेंटर, लेकिन मैक्सिमम डिवास्टेशन हमारा होगा ये दूसरे रिंग पर। मैक्सिमम डिवास्टेशन अधिकतम विनाश दूसरे सेंटर पे ही होगा, दूसरे रिंग पर होगा। डायग्राम्स को भी बनाओ, आपके पढ़ने समझने में बहुत मदद करेगी। मुझे जल्दी से लिख करके भेजो कि समझ में आया भी या नहीं। ओके सर्वेश, थैंक यू। समझ में आ गया? आगे लिखिए। अर्थ इंटीरियर में अब हम चलते हैं। लिखो आधुनिक मत। अर्थ इंटीरियर में आधुनिक मत क्या है? तुम्हारे फ़ोन में स्मॉल वीडियो चल रही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही होगी। तुमको देखना होगा कि कैसे फुल स्क्रीन होगा, बाकी सबका प्रॉब्लम नहीं है ये। थैंक यू ऋषिराज। जैसे जैसे आप ईपी सेंटर से दूर जाओगे तो पहले रिंग सबसे अच्छा यहीं डेवलप होता है, इसके बाद फिर धीरे धीरे डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा ना, धीरे धीरे ये रिंग कमजोर पड़ते चला जाता है। फिर तो ये रिंग आगे जाकर के धीरे धीरे खत्म होने लगेगा ना। ओके, नेक्स्ट लिखो। अब आपको लिखना पड़ेगा अर्थ इंटीरियर
और इसको एक चार्ट के आधार पर हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको लिखना है कि भूकंपीय, एक प्रश्न लिखो पहले, भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूकंपीय तरंगों के आधार पर जब भी आप हमारा क्लास लेते हो तो आपको बंद कमरे में अकेले मोबाइल को ऑन करके सामने नोटबुक निकाल करके कोई किताब लेके खोल के देखना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास तो और अच्छा है, कई बार वीडियो देख सकते हो और आसपास में कोई ना हो। ऐसा कई लोग कोशिश करते हैं कि 2-3 दोस्त बैठ करके कर लें, उससे वो पावरफुल कंसंट्रेशन शेयरिंग बाद में कर सकते हो, है ना। नोट्स को शेयर कर लो या एक आध वीडियो उसको भी दिखा दो, ऐसा करो, उपकार करना चाहिए। लेकिन अभी जो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो उसमें किसी भी तरह का शेयरिंग से फ़ायदा तो नहीं होने वाला है। और ये शेयरिंग थ्योरी का मुझे लगता है कि अपना कंसंट्रेशन से देखना और सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ओके। लिखो, भूकंपीय तरंगों के आधार पर अंतस्थ की संरचना का वर्णन करें। ऐसा क्वेश्चन आने का की बहुत बड़ी संभावना है, तो आप लिखो। इसमें हम लोग पी स्टार, एस स्टार सभी वेव का प्रयोग करेंगे, सभी जो बिल्कुल मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है उस पर देखते हैं। लिखो, सबसे पहला है भूपर्पटी, क्रस्ट। तो लिखिए भूपर्पटी 0 to 35 किलोमीटर्स। लिखते भी जाइए, जैसे लिखवाए जा रहे हैं, थोड़ा फास्ट लिखना चाहिए। सबसे पहले तो क्रस्ट है, तो क्रस्ट में होगा 0 से 35 किलोमीटर्स। लिखो, क्रस्ट दो प्रकार का होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सीसी और ओसी। क्रस्ट दो प्रकार का होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है महासागरीय क्रस्ट। अब लिखिए महाद्वीपीय क्रस्ट। यह ग्रेनाइट
एवं एंडीसाइट रायोलाइट से निर्मित होता है। बोवेन्स रिएक्शन सीरीज को याद करिए। ग्रेनाइट एंडीसाइट रायोलाइट से निर्मित होता है। औसत घनत्व 2.67 इसका औसत घनत्व होता है। तो अगर हम लोग इसके घनत्व को लें, इस लाइन पे तापमान को लें, दाब को लें, 3 भौतिक गुणों को ले लेते हैं। चट्टान आपको लिखवाते चले जाएंगे। 2.67 का मतलब होता है कि जल के घनत्व को 1 माना जाता है, यानी जल के घनत्व से यह 2.67 टाइम्स ज्यादा अधिक घनत्व वाला है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। फिर लिखो, इसे सियाल कहते हैं। यही सियाल है जो एडवर्ड स्विस ने बताया था, वो उतना ठीक नहीं था। ये सियाल है जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ना, इसी को सियाल कहते हैं। महासागरीय क्रस्ट सियाल का भाग नहीं है, बल्कि सीमा का भाग होगा। आते हैं उस पर। तो क्रस्ट में जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसको हम लोग सियाल कहते हैं। अब देखो, और लिखो पर्वत के रूट्स के नीचे क्रस्ट की गहराई, पर्वतों के जड़ों के नीचे क्रस्ट की गहराई 75 किलोमीटर तक प्राप्त होती है। क्योंकि यह माना जाता है कि सियाल सीमा पर उत्प्लावित है। सियाल सीमा पर उत्प्लावित है तथा उत्प्लावन नियम के अनुसार जिस प्रकोष्ठ की लंबाई अधिक होगी, उत्प्लावन नियम के अनुसार जिस प्रकोष्ठ की लंबाई अधिक होगी, वह अधिकतम गहराई को भी प्राप्त करती है। अधिकतम गहराई को भी प्राप्त करती है। यह समस्थैतिकी सिद्धांत में भी सिद्ध है। समस्थैतिकी सिद्धांत में भी सिद्ध है। यहां देखो, पानी में अगर लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है और इसमें एक हम लंबा लकड़ी का टुकड़ा डालेंगे, तो गहराई कौन ज्यादा प्राप्त करेगा, लंबा वाला या छोटा वाला? लंबा वाला। यानी जिसकी लंबाई अधिक है वो उतनी, उसकी जड़ें उतनी गहरी तक होंगी। यानी हिमालय के जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट के नीचे क्रस्ट की सबसे अधिक गहराई प्राप्त होती है। यह आइसोस्टैसिस के सिद्धांत से भी सिद्ध है। इसलिए तुम लोगों को याद रखना होगा। ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट सब जियोमॉर्फोलॉजी में और धीरे धीरे करके ओपन हो रहा है कि क्रस्ट की गहराई सबसे अधिक कहां होगी, जहां पर सबसे ऊंचा प्रकोष्ठ है महाद्वीपों का। अब यही सीमा है, SIMA सीमा है। सीमा क्या है उस पर भी बात करने वाले हैं। अब देखो, इसमें एक लाइन और लिखो कि पर्वतों के जड़ों के नीचे बैसाल्ट अथवा महासागरीय क्रस्ट अनुपस्थित होता है। बैसाल्ट अथवा महासागरीय क्रस्ट अनुपस्थित होता है। महासागरीय क्रस्ट अनुपस्थित होता है क्योंकि इस गहराई पर प्राप्त तापमान पर, इस गहराई में प्राप्त तापमान पर बैसाल्ट पिघलकर पृथक्कीकृत हो जाता है।
बैसाल्ट पिघलकर पृथक्कीकृत हो जाता है। तो बैसाल्ट के नीचे क्या मिलता है? कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? गैब्रो मिलता है। तो यहां पर गैब्रो की संरचना मिल सकती है। ये जो है ना चट्टान, यहां पर गैब्रो मिल सकता है। गैब्रो आंतरिक चट्टान भी है, कल पढ़ाया था, बोवेन्स रिएक्शन सीरीज में पढ़ाया था आपको। अब लिखो महासागरीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट का थिकनेस 8 से 12 किलोमीटर। चूंकि इसका घनत्व अधिक है, 2.9 और 3.0, दोनों का औसत निकाल लोगे महासागरीय तो 2.95 आएगा। तो लिखो चूंकि इसका घनत्व अधिक है 3.0 लिखो, चूंकि इसका घनत्व अधिक है 3.0, अतः आयतन कम है, मोटाई कम है। इस विज्ञान को भी समझो कि जिसका घनत्व अधिक होगा उसका थिकनेस कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। उदाहरण, 1 किलो कॉटन और 1 किलो लोहा, आप देख लो घनत्व किसका अधिक है? लोहे का। वॉल्यूम किसका अधिक होगा? जिसका कम घनत्व है, कपास का, कॉटन का। तो उसी तरह से है, हमारे जो महाद्वीप हैं वो कॉटन की तरह है, फ्लफी हैं, कम घनत्व वाले हैं, उत्प्लावित हैं, हल्के पदार्थों से बने हैं। रायोलाइट, एंडीसाइड जैसे सिलिका युक्त पदार्थों से बने हुए हैं। सिलिका कुछ नहीं होता है, सिलिका ऑक्साइड्स होता है, फेल्ड्स्पार होता है मिनरल खनिज। तो फेल्ड्स्पार में SiO2 है, तो ऑक्सीजन 2 है, सिलिका 1 है। तो क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? ऑक्सीजन या सिलिका? ऑक्सीजन मिलेगा, यह भी याद रखना है आपको। फिर आप लिखो कि घनत्व 3.0 है, इसलिए मोटाई कम है, 10 से 15 किलोमीटर, 8 से 12 किलोमीटर, अलग अलग डिटेल्स मिलता है। नेक्स्ट लिखो महासागरीय क्रस्ट मुख्यतः बैसाल्ट एवं गैब्रो से बना है। मुख्यतः बैसाल्ट एवं गैब्रो से बना हुआ है। बैसाल्ट और गैब्रो से बना हुआ है, जिसमें फेरोमैग्नीशिया की मात्रा उच्च होती है। फेरोमैग्नीशिया कल ही आपको पढ़ाया था, फेरस और मैग्नीशियम। फेरोमैग्नीशिया की मात्रा उच्च होती है। नेक्स्ट, अब लिखो कि PGSG तरंगों के द्वारा ग्रेनाइटिक महाद्वीपीय क्रस्ट एवं बैसाल्टिक महासागरीय क्रस्ट को चिन्हित किया जाता है। ग्रेनाइट से जब ये तरंगे बैसाल्ट में प्रवेश करती हैं, तब इनकी गति एवं दिशा में त्वरित परिवर्तन होता है। जो इस बात के द्योतक हैं, जो इस तथ्य के द्योतक हैं कि
महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे अधिक घनत्व की चट्टानें प्राप्त होती हैं। जो इस बात के द्योतक हैं कि महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे अधिक घनत्व की चट्टानें प्राप्त होती हैं। जो पीजीएसजी वेव है ना, जिसका वेलोसिटी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, समझाया हुआ है, तो ये जो पीजीएसजी वेव है वो इंटरमीडिएट वेव्स हैं, और भूकंप के फोकस से, केंद्र से जब पी वेव तो निकल जाएगा, उसका तो वेलोसिटी 11 है, लेकिन जो ये एसजी वेव है इसका वेलोसिटी 2.53 के आसपास में है। तो ये वेव डिटेक्ट होता है, ये स्लो है बहुत, वेलोसिटी कम है इसका। तो ये वेव जब पास करने लगता है ऊपर वाले लेयर यानी महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइटिक लेयर से, और जब एंटर करता है बेसाल्ट के अंदर में, तो दोनों में घनत्व का अंतर हो गया। इसी घनत्व के अंतर को मैंने कहा था फेज चेंज कहते हैं इसको। यही फेज चेंज है, चट्टानों का फेज चेंज। अब यही पृथ्वी के अलग अलग संस्तर को दर्शाता भी है। और जब दो अलग अलग घनत्व वाले चट्टानों के संस्तर प्राप्त होंगे तो उनके मध्य में जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं असंबद्धता रेखा, यानी लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी जब यहां देखो तो ये मान लो हमारा महाद्वीपीय खंड है और ये हमारा ओशियनिक क्रस्ट मान लो है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो जब यहां से मान लो कि पीजीएसजी वेव का हम वेलोसिटी देखते हैं, पीजीएसजी वेव का हम लोग वेलोसिटी देखेंगे, तो पीजी वेव जब यहां पे आएगी ना तो इसके एंगल में, इसके दिशा में, गति में ये चेंज हो जाता है। इस तरह से ब्रेक आएगा यहां पर। एक ब्रेक यहां पे मिलेगा तुमको आई पर, एक ब्रेक मिलेगा जे के पास। वैसे ही देखेंगे तो यहां से जब एसजी वेव निकल रहा हो, एसजी वेव के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहां से अगर एसजी वेव निकल रहा हो इस तरह से, तो ये आने के बाद ये भी इसकी दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है और ये भी इस तरह से निकलती है। तो ये भी कुछ इस तरह से एस वेव निकलने लगती है। अब देखो कि यहां पर इंटर करने के बाद ये जो जोन है, जो डॉटेड जोन है, ये संक्रमण क्षेत्र है या नहीं। तो ये जो संक्रमण क्षेत्र है, इसके नीचे फिर कोई और चट्टान, जो ओशियनिक क्रस्ट का चट्टान जिसे मैंने बताया था, वो गैब्रो मिलेगा, ड्यूनाइट्स मिलेगा, तो चट्टान तो नीचे मिलता ही जा रहा है। तो यहां पर जो ये ब्रेक आया है, ये जो एरिया है जहां पर ये ब्रेक मिला है, इसी को हम लोग कहते हैं असंबद्धता रेखा। असंबद्धता रेखा, लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और जो असंबद्धता रेखा, यानी ये जो रेखा यहां दिख रही है हम लोगों को, ये रेखा जो यहां पर मिलेगी हम लोगों को, यही रेखा कहलाती है कोनार्ड की असंबद्धता रेखा। ये कोनार्ड है, ये कोनार्ड की असंबद्धता रेखा है। तो कोनार्ड की असंबद्धता रेखा को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई किए, किस वेव, किस तरंग के आधार पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया? हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है इसको, देखो एक और अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं तुम्हारे लिए, ताकि आप असंबद्धता रेखाओं को भी बहुत अच्छे से समझो। थोड़ा यहां करेक्शन करना होगा डायग्राम में, इस तरह से आएगा। तो ये हमारा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये हमारा है ओशियनिक क्रस्ट, और बीच में जो ये लाइन है, यही लाइन है असंबद्धता रेखा। इसी को हम लोग कहेंगे कोनार्ड की असंबद्धता रेखा, जो कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट को पृथक करती है। तो आपका एक डायग्राम इधर भी विकसित हो जाएगा। और ये जो पूरा दृश्य दिख रहा है ना, यही क्रस्ट है। क्रस्ट की यही आकृति, इसी तरह से क्रस्ट की आकृति है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट इज इक्वल टू भूपर्पटी, यही क्रस्ट है। दो भाग हैं क्रस्ट के। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको अलग से डिजाइन कर देते हैं, बेसाल्ट के लेयर को। अब जैसे लिखा रहता है किताबों में कि क्रस्ट की मोटाई 35 किलोमीटर है, तो क्या किया जाता है कि इसी का यहां पर एवरेज ले लिया जाता है। मान लो यहां से हम एक एवरेज लाइन ले लिए, तो ये एवरेज लाइन हमने ले लिया, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्रस्ट है ये। अब ये क्रस्ट हो गया। यहां पे समुद्र है, यहां पे पानी भरा हुआ है, ये हमारा ओशियन है। ये हमारा देखो ऊपर में जो माउंटेन दिखता है वो है।
ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेट्यू है। जो क्रस्ट के 3 डिवीजन मैंने बताए थे महाद्वीपों के, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, तो ये वही बना हुआ है। और ये हमारा ओशियन है। ऐसे ही क्रस्ट बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे मान लो रहते हैं, तट के किनारे मान लो आप खड़े हो तो ये ओशियन दिख रहा है, तो ओशियन के नीचे भी महासागरीय क्रस्ट है, और जिस पे आप खड़े हो वो महाद्वीपीय क्रस्ट है। 2 प्रकार का क्रस्ट होगा। क्रस्ट की औसत यहाँ हम लोग सी लेवल अगर 0 ले लें तो ये 35 होगा। अब 35 के नीचे हम लोग आएंगे, यहाँ पर 2900 किलोमीटर को लेंगे, तो ये भाग कहलाता है मैंटल। यही मैंटल है, ये मैंटल है। और इसके नीचे जाने पे फिर कोर है। अब मैंटल का भी बहुत सारा डिवीजन सामने आने वाला है। और मैंटल का अगर हम ऊपर का देखो, मान लो कि ऊपर का हम 100 किलोमीटर तक और ले लेंगे, ऐसे 100 किलोमीटर हमने और ले लिया, तो ये पूरा जो 100 किलोमीटर से लेकर के ये पूरा पर्वत का ये भाग है, यही कहलाता है लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल। यही है स्थल मंडल का स्वरूप। आप देखो क्या है, क्रस्ट स्थल मंडल नहीं है, जैसा कि सविंदर सिंह या आम पुस्तकों में लोग लिखते हैं। इवन खुल्लर साहब ने लिख दिया है कि क्रस्ट और लिथोस्फीयर एक ही है। बिल्कुल गलत है ये। क्रस्ट और लिथोस्फीयर में अंतर है। जब हम ऊपरी मैंटल के 65 किलोमीटर को क्लब करेंगे 35 किलोमीटर के एवरेज क्रस्ट को एक साथ, तो तब जाकर के बनता है ये हमारा वॉट, स्थल मंडल। और स्थल मंडल में अंदर गहराई तक देखो चट्टानों का रूट्स, पर्वतों का रूट्स यहां तक प्राप्त होते रहता है। तो ये आप देखो इसको कि किस तरह से हमारी संरचना वास्तव में बनी हुई है। ये डायग्राम आपको बहुत क्लैरिटी देगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं उसी पेज पे, और समझने के बाद अब इस चार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। असंबद्धता रेखा समझ में आ गया होगा। असंबद्धता रेखा क्या है? तो ये था हमारा क्रस्ट। क्रस्ट का अगर हम औसत घनत्व लेंगे तो वही 2.8 के आसपास आएगा। अब इसमें तापमान लिखो 35 किलोमीटर की गहराई पर, 35 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि हर्षित, मैंने आपको बता दिया कि क्रस्ट इज नॉट लिथोस्फेयर। हर्षित ने लिखा है कि क्रस्ट इज कंसीडर्ड लिथोस्फेयर। बिल्कुल गलत। खुल्लर, सविंदर सिंह सब गलत है, उनको चैलेंज करो। क्रस्ट इज नॉट लिथोस्फेयर। एस्ट्रोलर की बुक में देख लो। आप तो थोड़ा पढ़ते हो, एक्स्ट्रा इधर उधर भी पढ़ते हो, अंग्रेजी किताबों को भी पढ़ लेते हो। मैग्नीट्यूड कहाँ बनेगा, मैग्नीट्यूड क्या है, हम लोग बाद में बात करेंगे। महावीर प्रताप अभी नहीं। जीएस ऑल सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम बैच कब स्टार्ट होगा? 21 दिसंबर से शुरू होगा। बहुत सारी किताबों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आप पढ़ो तो बस पढ़ते रहो। लोगों ने क्रस्ट को, जो सविंदर सिंह में लिखा है, पढ़ करके पढ़ाया। मैंने क्रस्ट में क्रस्ट ही क्यों कहते हैं, और क्रस्ट लैटिन भाषा का शब्द है, क्या आया होगा पहला थॉट, वहां से शुरू करके सब इतना लिखा हुआ है मेरे ऊपर में। मेरी तो इच्छा थी कोई हमारा स्टूडेंट हो जो कि हमारे साथ बैठे किताब लिख दे। खैर पूरी नहीं हुई। क्रस्ट है। अब इसमें तापमान मैंने बताया, तापमान
35 किलोमीटर की गहराई पर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री का तापमान बढ़ता है। लिखिए, क्योंकि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है। बत्तीस मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है। ये घनत्व लिखवा दिया मैंने, 2.67 भी लिखवाया, 3 भी लिखवाया, बीच बीच का 2.8 औसत क्रस्ट का घनत्व आएगा। तापमान लिखवाया। अब लिखो आगे कि महासागरीय क्रस्ट के ऊपरी सतह का तापमान 0 डिग्री होता है। समुद्र का नीतल है ना, उसका तापमान 0 डिग्री होता है, जबकि भूपर्पटी का औसत तापमान 15 डिग्री होता है। भूपर्पटी का औसत तापमान 15 डिग्री होता है। ग्लोबल वार्मिंग में 16.6 आईपीसीसी लिख रही है, लेकिन भूगर्भ शास्त्र में आज भी 15 डिग्री ही लिखा जाएगा। दाब लिखो। समुद्र तल पर दाब को 1 एटमॉस्फेयर अर्थात 14.7 LB यानी पॉन्ड्स माना जाता है। LB माना जाता है। ओके, तो ये 1 एटमॉस्फेयर हो गया। फिर अब लिखो, क्रस्ट एवं मैंटल के मध्य, नहीं, वेट, लिखो सीमा। सीमा क्या है? सीमा क्या है? एक तो हमारे क्लास में भी थी जब हम क्लास 6 में थे, तो एक लिखो, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम का अर्थ है ओशियनिक क्रस्ट प्लस मैंटल। सीमा का अर्थ हो जाता है ओशियनिक क्रस्ट प्लस मैंटल। पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहा करो। और सियाल का अर्थ क्या होता है? क्रस्ट नहीं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये अर्थ है। कहीं भी अगर कोई कहे कि सियाल सीमा पे तैर रहा है, उत्प्लावित है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज फ्लोटिंग ऑन ओशियनिक क्रस्ट एंड मैंटल। तो यहां पे हम एक लाइन ले लेते हैं। इस तरह से लाइन हमने ले लिया। यह है हमारा 35 किलोमीटर और ये हमारा है 0 किलोमीटर। तो ये हमारा क्रस्ट हो गया। अब क्रस्ट के नीचे आओगे तो मैंटल, क्रस्ट के नीचे आओगे तो मैंटल। अब यहां है हमारा मैंटल। मैंटल में ऊपरी मैंटल यानी अपर मैंटल और निचला मैंटल यानी निचली मैंटल, और बीच में जो लाइन ड्रॉ होगा ये होगा 700 किलोमीटर्स का।
तो मेंटल का 2 भाग हो गया और निचला मेंटल खत्म होगा 2900 किलोमीटर्स पे। आपको ऐसे याद रखना है। तो मेंटल को आप देखिए, मेंटल का 2 भाग है, ऊपरी और निम्न मेंटल। अब आगे लिखिए, मेंटल में आइए। मेंटल का औसत घनत्व 5.5, जो कि पृथ्वी के औसत घनत्व के बराबर है, जो कि पृथ्वी के औसत घनत्व के बराबर है। पृथ्वी के औसत घनत्व के बराबर है। फिर लिखो, इसकी मोटाई लगभग 35 से 2900 किलोमीटर के मध्य है। 35 से 2900 किलोमीटर के मध्य है और पृथ्वी का ये 83% है। पूरे ग्लोब का 83% तो मेंटल है। इसे ओलिवाइन संस्तर भी कहते हैं। कल मैंने बताया था, इसे ओलिवाइन लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यह सिलिका ऑक्साइड, फेरोमैग्नीसिया, निकेल एवं कैल्शियम, पोटेशियम जैसे अलग अलग सॉल्ट से निर्मित है। सॉल्ट से निर्मित है, इसको ओलिवाइन लेयर भी कहते हैं। अब लिखो, इसके 2 भाग हैं, ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल। तो ऊपरी मेंटल में चलते हैं, ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल। ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल। ऊपरी मेंटल में आओ, लिखो 35 से 700 किलोमीटर्स के मध्य, 35 से यह है हमारा 700, तो ये ऊपरी मेंटल है के मध्य अवस्थित है। इसका ऊपरी भाग 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक इसका ऊपरी भाग कठोर एवं दृढ़ चट्टानों से बना है। कठोर एवं दृढ़ चट्टानों से बना है, जिसे स्थल मंडल कहते हैं, जिसे स्थल मंडल कहते हैं।
चट्टानों से बना है, जिसे स्थलमंडल कहते हैं। अब लिखो, स्थलमंडल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा? स्थलमंडल का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्थलमंडल इज इक्वल टू अपर मोस्ट मेंटल, अपर मेंटल नहीं, अपर मोस्ट मेंटल, इसका 65 किलोमीटर हम लेंगे, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल, यानी ये 0 से 35 वाला भाग हुआ और ये 35 से 65 किलोमीटर वाला भाग हुआ। मैंने अपर मेंटल नहीं लिखा है, अपर मोस्ट मेंटल लिखा है, ऊपरी मेंटल का भी ऊपरी भाग। तो ये स्थलमंडल है। यानी अगर स्थलमंडल को हम देखेंगे तो उसमें कैसी संरचना बनेगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी स्थलमंडल में सम्मिलित हो गया, ओशियनिक क्रस्ट भी सम्मिलित हो गया, और ये हमारा 65 किलोमीटर का भाग है, ये हमारा स्थलमंडल है। ये स्थलमंडल की संरचना इस तरह से होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, और ये है हमारा अपर मोस्ट मेंटल, अपर मोस्ट मेंटल, ये स्थलमंडल है। हर्षित अग्रवाल, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बाद में कोई परेशानी ना हो। और यहां पे भी समझ सकते हो कि जो स्थलमंडल का टुकड़ा है उसी को हम लोग प्लेट कहते हैं। अगर स्थलमंडल का एक टुकड़ा है तो ये क्या हो गया? ये प्लेट हो गया। यहां पर देखो पानी भरा हुआ है, यहां पर ओशियन है, यहां पे पानी भरा हुआ है, ओशियन है। तो ये एक टुकड़ा स्थलमंडल का प्लेट कहलाता है, यानी यही एक प्लेट है, इसी को हम लोग कहेंगे प्लेट है। स्थलमंडल के टुकड़े को ही प्लेट कहते हैं। आने वाले टाइम में प्लेट पे और बढ़िया डिस्कशन करेंगे। ओके, अपर मोस्ट मेंटल क्या है और कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देना है। पूरा भूआकृति विज्ञान इसी पर निर्भर करेगा, ज्योग्राफी तुम्हारा। अब आओ वापस इस पे। अब लिखो, स्थलमंडल तो मैंने बता दिया, एक लाइन और लिखो। स्थलमंडल के टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। स्थलमंडल कई खंडों में विभाजित है। स्थलमंडल कई खंडों में विभाजित है तथा स्थलमंडल के टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। स्थलमंडल हो गया। अब लिखते हैं दुर्बलता मंडल। यहीं पे इसके नीचे लिखो दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्या है? लिखो 100 to 400 किलोमीटर के मध्य चट्टानें पिघलित दशा में हैं। के मध्य चट्टानें पिघलित दशा में है, अर्थात अपने मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त करती हैं। अपने मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त करती हैं, क्योंकि यहां तापमान बढ़कर
क्योंकि यहां तापमान बढ़कर लगभग 1100 किलोमीटर तक प्राप्त होता है। 600 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्राप्त होता है। तथा अध्यारोपित दाब इतना अधिक नहीं है, अध्यारोपित दाब इतना अधिक नहीं है कि अध्यारोपित दाब इतना अधिक नहीं है कि चट्टानों को ठोस रखे। बिल्कुल सुरजीत। कि चट्टानों को ठोस रखे। तापमान यहां 1100 हो गया और ऊपर का जो अध्यारोपित दाब है उतना नहीं है। फिर दूसरा लिखो, यहां रेडियो एक्टिव जोन है। मैंने आपको बताया था कि 35 to 100 रेडियो एक्टिविज्म होगा। ये पूरे क्षेत्र में रेडियो एक्टिव लेयर है। ये इसको हम लोग रेडियो एक्टिव लेयर भी कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव लेयर है। और रेडियो एक्टिविज्म का जो हीट होगा वो ऊपर तो कुचालक माध्यम मिल रहा है, नीचे में ज्यादा असर करेगा। वो नीचे में डेंसर मीडियम भी है, तो नीचे की तरफ नीचे फेरोमैग्नीशिया भी बढ़ता है, ऊपर तो सिलिका बढ़ेगा। तो रेडियो एक्टिव लेयर अपने जस्ट नीचे वाले लेयर को ज्यादा पिघलाता है। तो रेडियो एक्टिव लेयर भी है। रेडियो एक्टिविज्म इसमें भी है, इसमें भी रेडियो एक्टिविज्म है। दुर्बलता मंडल में भी रेडियो एक्टिविज्म होता है। लिख लो कि रेडियो एक्टिव लेयर है, दुर्बलता मंडल भी रेडियो एक्टिव लेयर है। इस कारण से चट्टानें यहां मेल्टिंग पॉइंट को प्राप्त होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगी चट्टानें। फिर लिखो, यहां भूकंपीय तरंगें P एवं S वेव दोनों ही दुर्बल हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। अर्थात उनके गति में मंदन उत्पन्न होता है, उनके गति में मंदन उत्पन्न होता है। अतः इसे LVZ कहते हैं, LVZ भी कहते हैं, लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। अतः इसे LVZ लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। देखो, यह मैग्मा चैम्बर भी कहलाता है। यह मैग्मा चैम्बर भी कहलाता है क्योंकि भूपर्पटीय ज्वालामुखी में यहां के पेरिडोटाइट मैग्मा का ही
उद्भेदन होता है, उद्भेदन एवं पृथक्कीकरण होता है। उद्भेदन एवं पृथक्कीकरण होता है। अतः इसे पेरिडोटाइटिक लेयर भी कहते हैं। अतः इसे पेरिडोटाइटिक लेयर भी कहते हैं। लिखो, स्थल मंडल के टुकड़े अर्थात प्लेट दुर्बलता मंडल पर उत्प्लावित हैं। दुर्बलता मंडल पर उत्प्लावित हैं। जिसका अर्थ है कि प्लेट अपने भार के समतुल्य दुर्बलता मंडल के मैग्मा का, अपने भार के समतुल्य दुर्बलता मंडल के मैग्मा का विस्थापन करते हैं, विस्थापन करते हैं। अतः इस संस्तर में मैग्मा का, इस संस्तर में मैग्मा का क्षैतिज संस्तरण अवश्य प्राप्त होगा। क्षैतिज संस्तरण अवश्य प्राप्त होगा। मैग्मा का क्षैतिज संस्तरण, क्षैतिज विस्थापन या क्षैतिज व्हाट यू कॉल इट, डिस्प्लेसमेंट अवश्य प्राप्त होगा, संचरण अवश्य प्राप्त होगा। यानी यहां पर मैग्मा इस तरह से विस्थापित भी हो रही है, इसके वेट से मैग्मा का विस्थापन होगा। दोनों तरफ हो सकता है, दोनों तरफ होगा। यानी दुर्बलता मंडल में मैग्मा संचरित है, मैग्मा में गतियां हैं, वह स्थैतिक मैग्मा नहीं है। फिर लिखो एक पॉइंट और कि दुर्बलता मंडल एक ट्रांजिशनल जोन है, एक संक्रमण क्षेत्र है, जो कि दो ठोस संस्तरों के मध्य प्राप्त होता है। दो ठोस संस्तरों के मध्य प्राप्त होता है। ऊपर में स्थलमंडल और नीचे में मेंटल का भाग। ऊपर में लिख लो स्थल मंडल एवं मध्य मंडल के बीच में है, स्थल मंडल एवं मध्य मंडल के बीच में है दुर्बलता मंडल। अब लिखो अगला पैराग्राफ, दुर्बलता मंडल
को पी स्टार एस स्टार तरंगों के आधार पर चिन्हित किया जाता है। पी स्टार एस स्टार तरंगों के आधार पर, पी स्टार एस स्टार तरंगों के आधार पर चिन्हित किया जाता है। लिखो, पी स्टार तरंगें अत्यंत क्षीण हो जाती हैं जबकि एस स्टार विलुप्त हो जाती हैं। पी स्टार क्षीण हो जाएगा, एस स्टार विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि एस स्टार तरल माध्यम में संचरण नहीं कर सकती। एस स्टार तरल माध्यम में संचरण नहीं कर सकती। नेक्स्ट, लिखो, जो असंबद्धता, लिखो एक लाइन और लिखो, परंतु पी एवं एस वेव दुर्बलता मंडल से संचरित हो जाती हैं। यहां पे कुछ टेक्निकलिटीज है। पी और एस वेव दोनों दुर्बलता मंडल से संचरित हो जाती हैं। लिखो, एस वेव तरल माध्यम से संचरित नहीं होता है, परंतु दुर्बलता मंडल से हो रहा है, क्योंकि दुर्बलता मंडल से संभव है, इसका संचरण संभव होता है क्योंकि दुर्बलता मंडल के चट्टानीय संरचना या पिघलित चट्टान में ड्यूलिस्टिक बिहेवियर है। ड्यूलिस्टिक, द्वयात्मक, ड्यूलिस्टिक बिहेवियर है, द्वयात्मक व्यवहार है। ड्यूलिस्टिक बिहेवियर है, द्वयात्मक व्यवहार है, दो तरफा व्यवहार करता है।
द्वयात्मक व्यवहार है। यह शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए यानी अल्पकालीन दाब के लिए जैसे भूकंप का झटका, प्रघाती तरंगों के लिए, ऐसे लिख लो, प्रघाती तरंगों के लिए प्रत्यास्थ माध्यम होता है। क्योंकि इन चट्टानों में द्वयात्मक व्यवहार है, प्रघाती तरंगों के लिए प्रत्यास्थ माध्यम बन जाते हैं, जबकि दीर्घकालिक दाब के लिए ये प्लास्टिक माध्यम है। प्लास्टिक, कुचालक क्या बोलेंगे, प्लास्टिक माध्यम है। के लिए प्लास्टिक माध्यम है। जो असंबद्धता रेखा स्थल मंडल एवं दुर्बलता मंडल के मध्य प्राप्त होती है, स्थल मंडल एवं दुर्बलता मंडल के मध्य प्राप्त होती है, उसे रैपिटी की असंबद्धता रेखा कहते हैं। रैपिटी की ये जो लाइन है 100 किलोमीटर वाला, यही होता है रैपिटी की असंबद्धता रेखा कहते हैं। एक और डायग्राम में हम बताएंगे आपको, यहां भी जरूर लिखना है। इसे रैपिटी की असंबद्धता रेखा कहते हैं। लिखो, जबकि क्रस्ट एवं मैंटल के मध्य, ये जो है क्रस्ट एवं मैंटल के मध्य की असंबद्धता रेखा मोहोरोविसिक या मोहो, सिंपली तुम लिख सकते हो मोहो की असंबद्धता रेखा कहलाती है। मोहो की असंबद्धता रेखा कहलाती है। अब लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। आग्नेय मंडल 400 से 700 किलोमीटर की गहराई पर आग्नेय मंडल मिलता है, जहां तापमान बढ़कर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड
घनत्व 4.5, तथा चट्टानें सेमी सॉलिड दशा में प्राप्त होती हैं, सेमी सॉलिड दशा में प्राप्त होती हैं। कुछ विद्वान इसका विस्तार कुछ विद्वान इसका विस्तार कुछ विद्वान इसका विस्तार 900 किलोमीटर तक भी मानते हैं, 900 किलोमीटर तक भी मानते हैं। इसके बाद लिखो निचला मैंटल, लोअर मैंटल। यह था हमारा अपर मैंटल, उसके बाद है लोअर मैंटल। लिखो 700 किलोमीटर की गहराई पर P एवं S तरंगें 700 किलोमीटर की गहराई पर P एवं S तरंगें अचानक तीव्र हो जाती हैं, जिसका अर्थ है अत्यंत ठोस एवं कठोर चट्टानों से निर्मित कोई संस्तर है, जहां तापमान 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दाब 1 मिलियन एटमॉस्फेयर, दाब 1 मिलियन एटमॉस्फेयर प्राप्त होता है। मेंटल के इस भाग में थर्मल इंडिफरेंट सेल प्राप्त होते हैं, TICs प्राप्त होते हैं। आपको TIC पढ़ाया हुआ है मैंने, में ही TIC प्राप्त होते हैं, थर्मल इंडिफरेंट सेल प्राप्त होते हैं। तथा यह संस्तर कोर में उत्पन्न तापीय परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है, कोर में उत्पन्न तापीय परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। आधुनिक मत में इसे मध्यमंडल कहते हैं, आधुनिक मत में इसे मध्यमंडल कहते हैं। लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, पायरोस्फेयर, मेसोस्फेयर, उसके नीचे बैरिस्फेयर, ये नया क्लासिफिकेशन है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्रस्ट मेंटल कोर तो हमारा एक तरफ चल ही रहा है। अब देखो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर हम गहराई से समझते हैं तो इसका प्रभाव पूरे भूआकृति विज्ञान पर है। अब कोर की संरचना तो आज संभव नहीं है क्योंकि हमारा टाइम हो गया है, लेकिन कोर की संरचना के विषय में आपको बता दें, कल का क्लास सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि जो डायनेमो इफेक्ट है कोर के अंदर में, जो हीट इंजन है, जो वहाँ फिजिको केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो वहाँ पे फ्यूजन फिजन रिएक्शंस हो रहे हैं, जो इंटरमोलिकुलर एनर्जी निकल रहा है, इन सब की व्याख्या की जाएगी और वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति,
थर्मल करंट्स, थर्मल ग्रेडियंट, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा कल अगर हम कोर की व्याख्या, अर्थ का मैग्नेटिज्म, अर्थ कैसे मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेटिक पोलैरिटी, चुंबकीय ध्रुवीयता, ये सब कोर के स्टडी पे निर्भर करता है, जो हम नहीं चाहते हैं कि बस 5 मिनट में आपको झलक दिखला के निकल जाए, बिल्कुल नहीं। थैंक यू फॉर द डे, बाय।